अब जहाँ तक टिकट का मसला है तो टिकट के लिए हम लोग 30 साल 32 साल से इंतज़ार खुद कर रहे हैं, तो किसी के टिकट के बारे में हम कयास नहीं लगा सकते कि और प्रयास है, कौन आदमी नहीं चाहेगा कि इलेक्शन लड़े। अगर हम लोगों को भी समय मिलता है और बड़े नेता के द्वारा आशीर्वाद मिलता है तो मौका मिलता है तो आने वाले दिन हम लोग भी विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। अख्तरुल ईमान हो, मास्टर मुजाहिद हो और इजहार हस्बी हो, एक ही विधानसभा से आते हैं, तो आपके नज़र में इन तीनों में से सबसे बेस्ट बढ़िया लीडर कौन है, अगर आप बताना चाहें? देखिए, किशनगंज जिला एक ऐसा जिला है कि धर्म की राजनीति के बारे में जो आप बताए, मुझे नहीं लगता है कि धर्म की राजनीति सिर्फ 2014 के पहले इतना धर्म की राजनीति और जात पात को लेकर के नहीं था। नहीं, क्या लगता है कि ये कोई रणनीति के तहत किया जा रहा होगा? बिल्कुल, जितना भी काम भाजपा के द्वारा हो जाता है वो रणनीति के द्वारा ही किया जाता है। इन लोगों का सारा टारगेट, जैसे एक इलेक्शन हुआ, दूसरे इलेक्शन किस टारगेट पर लड़ा जाएगा, वो सारा चीज़ एक रणनीति के तहत बनता है। अब देखिए, हम तो अपने ही विधानसभा के कार्यकाल से परेशान हैं, तो पुठिया के विधानसभा के कार्यकाल को क्या देखूं भाई। ठाकुरगंज में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मौजूदा विधायक सौद असरार साहब और बाकी एक मुश्ताक आलम साहब जो कि आप हैं, और तीसरा है पूर्व विधायक जो कि मंत्री नौशाद आलम साहब, तीनों में क्या कौन बेहतर है? हमसे बेहतर सऊद साहब है, हमसे बेहतर नौशाद साहब हैं और दीगर लीडरान जो हैं। बेहतर तब लोग हम अपने आप को समझेंगे जब बेहतर का खिताब इलाके के ठाकुरगंज विधानसभा के लोग देंगे, तब बेहतर साबित होंगे। मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से हम खुद अपने आप को बेहतर कहेंगे तो हम बेहतर नहीं हो जाए। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव के पास वो क्षमता है। पैसा कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से दिया जाएगा? क्या वो मास्टर जो 5 लाख लोगों की नौकरी हुई, क्या वो लोग भूखे मर रहे हैं? क्या उन लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है? इसलिए इन लोगों का एक मुहावरा है भाजपा के, पैसा कहाँ से आएंगे, उनके बाप के यहाँ से आएंगे। बिहार में बेशुमार पैसा है, बशर्ते इस्तेमाल और यूटिलाइजेशन उनका बेहतरीन होना चाहिए। तो एक आदमी मिलकर के जो जुबानी जंग का बात कर सकता है, गुफ्तार काका जी सब लोग भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बोल सकता है, लेकिन कोई मिटा दे ये हम कतई मान नहीं सकते कि सबसे कम सीट रहने के बावजूद भी वह आरजेडी में भी आए तो बहुत ही दबंगता के साथ सरकार चलाने का काम किया। वही आदमी फिर पुनः भाजपा में भी गए तो आंख दिखा करके ही काम करने का काम किया है। किसी का औलाद नहीं है, किसी के बच्चे नहीं हैं, उसको बीड़ी सिगरेट पानी के लिए 1500 रुपया संतोषजनक है। ये 400 रुपया जैसे सरकार भीख दे रही हो, जो 10 टका 12 टका दिन नहीं आता है, एक मुट्ठा बीड़ी का दाम 20 रुपया, तो उसी पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने गंभीरता से निर्णय लेकर करके इसको 2500 रुपया करने का काम किया है। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूं ठाकुरगंज में, ठाकुरगंज विधानसभा के ठाकुरगंज शहर में ही मौजूद हूं, और यहां पर मेरे साथ मौजूद है आरजेडी पूर्व प्रदेश महासचिव, आरजेडी कद्दावर नेता मुश्ताक आलम साहब, और इनसे हम आने वाले चुनाव को लेकर के कुछ सवाल है जो कि करना चाहेंगे, और भी कई सारे मुद्दे हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे, और साथ ही साथ जो साल बीता है वो कैसा इनके लिए रहा, आने वाला साल में क्या करने वाले हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मुश्ताक आलम साहब, आपका स्वागत है KDB लाइव। आपको भी नए वर्ष की आने से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपने ठाकुरगंज आकर करके हम लोगों पर जो बधाई दिया है इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। आपको भी मेरे तरफ से नव वर्ष 2025 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने ठाकुरगंज वासियों को, किशनगंज वासियों को क्या मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे नए साल के मौके पर? नए साल के मौके पर हम लोग पूरे ठाकुरगंज किशनगंज का अमन और शांति बरकरार रहे, आपस में जो 2024 में शांति और सौहार्द बनाए रखें। इसीलिए हम पूरे किशनगंज जिला और ख़ासकर ठाकुरगंज विधानसभा वासियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, और नया वर्ष हम लोगों के अमन शांति को बहाल रखी, यही मेरी अल्लाह से इस्तदुआ है। मुश्ताक आलम साहब, आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, इस पर बात करेंगे, राजनीति पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका 2024 कैसा बीता, चाहे राजनीतिक से कि जीवन से जुड़ी हो या फिर पर्सनल जीवन से जुड़ी हो, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, कैसा बीता आपका? देखिए, ये ईश्वर क्या बनाया और दुनिया है। 2024 मिला जुला करके हमारे किशनगंज के सभी लोगों के लिए बेहतर गया, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसी तरह उतार चढ़ाव आते रहा, और मिला जुला के 2024 को बेहतरीन ढंग से हम लोग विदा किए और सभी के लिए अच्छा रहा। और उम्मीद करता हूं कि ईश्वर आने वाले 2025 को भी
मिला जुला के बेहतर रहेगा और सभी अमन और शांति खुशहाली सबके ज़िंदगियों में भरपूर आए, और यही ऊपर वाला से ईश्वर से कामना करते हैं। ऐसा कुछ प्लान है, ऐसा कुछ अज़म है, ऐसा कुछ सोच है 2025 में करने के लिए, इस साल में जो आप करना चाहेंगे, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसे हम लोगों का लक्ष्य 2024, 25, 26 इस तरह नहीं होता है। ज़िंदगी में एक लक्ष्य है कि हम जितना दिन रहें गरीब मजदूर किसान भाइयों के लिए जो अच्छा हो बेहतर करते रहें। ये कोई सालाना हम लोगों का प्लानिंग नहीं होता, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि दिल में एक अज़्म है कि हम लोग जब तक रहें गरीब गुरबा मुसीबतों से परेशान रहने वाले लोगों को, गमज़दा रहने वालों को, यतीम को, बेवाओं को सहारा बन करके उनके कठिन से कठिन परिस्थितियों में सामना करने के लिए हम काम आएँ, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। अब चलते हैं, कुछ मुद्दे हैं उन पर बात कर लेते हैं, जो कि हाल फिलहाल एक किशनगंज में एक घटना घटी है कहा जाए तो, क्योंकि कहा जाता है कि उर्दू, लोग अभी भी उर्दू को, बहुत से लोग मुसलमानों का भाषा समझते हैं, मुसलमानों की लैंग्वेज समझते हैं कि ये उर्दू मुसलमानों का लैंग्वेज है, विदेश से आया हुआ है, जबकि ऐसा है नहीं। उर्दू हमारे हिंदुस्तान का ही लैंग्वेज है, हिंदुस्तान में इसकी उत्पत्ति हुई है, और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अभी भी सभी मिला जुला करके बोलते हैं। उर्दू, हिंदी दोनों को मिक्स करके बोलते हैं। लेकिन हमारे किशनगंज में एक घटना घटी है कि जो किशनगंज जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन जी है, उन्होंने एक आदेश पारित किया कि ये जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सभी में उर्दू पढ़ाई जाए, और जिसको मन हो, जिनको इच्छा हो वो पढ़े, जिसको इच्छा ना हो ना पढ़े। लेकिन इस आदेश के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और विरोध इस कदर किया गया कि लास्ट में इस आदेश को वापस लेना पड़ा। तो क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी के दबाव में ये सब काम किया गया हो, उसको वापस लिया गया हो? आपका इसके बारे में क्या नज़रिया है? देखिए, इस न्यूज़ को मैंने आपके KDV लाइव के माध्यम से ही सुना था कि इस तरह के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पर दबाव बना करके प्रत्येक स्कूल में उर्दू का पढ़ाई का जो नियमित लागू किया गया था उसको उठा लिया गया। हम आपसे निवेदन करेंगे कि इन लोगों का जितना भी जो मसाइल होता है सरकार में रहने का, जो पता हमारे आदरणीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को भी पता होने नहीं देता है, लेकिन मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से ये निवेदन करता हूं कि किसी के दबाव में आकर करके एक बेहतर व्यवस्था को, एक उर्दू व्यवस्था को ख़त्म कर दें, चौपट कर दें, ये कहाँ की नीति है। और हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी को कम से कम इतना जानना चाहिए, आदरणीय जिला के जो महकमा के जिला मजिस्ट्रेट हैं, जिला पदाधिकारी को भी कन्विंस में लेकर के ऐसे लोगों को जिस पर उन पर दबाव बनाया, ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, न कि अपने से डर और भय और नौकरी को बचाने के लिए इस तरह का कदम एक तबके को, एक उर्दू को जो किसी का नहीं है सबों का है, और उसको बंद कर दिया जाता है। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का बचपना हरकत कहा जाए। मैं जिला पदाधिकारी महोदय से गुजारिश करूंगा कि इस पर संज्ञान लेकर जो अभी किशनगंज जिला में उर्दू को पढ़ाई को उठाने के लिए विषय में किया गया है, उस पर इमीडिएट पढ़ाई को प्रत्येक स्कूल में और तरह से शुरू किया जाए, ताकि यहाँ की व्यवस्था बेहतरीन ढंग से और सुचारू रूप से बच्चे पढ़ सकें और एक दूसरे पर टीका टिप्पणी नहीं हो। और उसमें भी ये भी है कि इच्छा अनुसार जिस बच्चे को होगा वो पढ़ेंगे, जिसको वो नहीं पढ़ेंगे। इसमें कोई जोर जबरदस्ती है नहीं कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, कंपल्सरी। बिल्कुल, जो पढ़ना चाहते हैं वो क्यों नहीं पढ़ेंगे, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं, जैसे कितने भी हम लोगों के जब हम लोग पढ़ते थे तो कितना हमारे हिंदू भाई के बच्चे संस्कृत पढ़ा करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, और कितने मुसलमान बच्चे संस्कृत पढ़ा करते थे। तो इसी तरह का जो कोई इच्छा है तो वो पढ़ ही सकता है ना, और जो नहीं पढ़ेगा तो जबरन थोपने का तो विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक तौर पर ये कहा जाए कि आप ही आरजेडी के लोग या फिर इंडिया गठबंधन के लोग ये आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर कि जो सरकार चल रही है नीतीश की, ये नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। बेसिकली ये कुछ पदाधिकारी और बीजेपी मिल करके सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री है लेकिन उनकी चलती नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी के साथ, नीतीश कुमार के साथ बीजेपी गठबंधन में है, और बीजेपी के एक जिला अध्यक्ष का यहाँ पर एक तूती बोलती है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। नीतीश, देखिए, गठबंधन में रहने से मुख्यमंत्री का भी कुछ मजबूरियाँ होती है, और इस मजबूरी के तहत ऐन कैन पनकरण से लोग दबाव बना करके कोई गलत काम भी आदरणीय नीतीश कुमार जी से कर लेते हैं। लेकिन हमने विगत 2 टर्म से देखा
कि एक नीतीश कुमार जी हैं कि बिहार में कि सबसे कम सीट रहने के बावजूद भी वह आरजेडी में भी आए तो बहुत ही दबंगता के साथ सरकार चलाने का काम किया। वही आदमी फिर पुनः भाजपा में भी गए तो आंख दिखा करके ही काम करने का काम किया है। काहे कि यह एक बेहतर समाजवाद है, हालात उनके पक्ष में नहीं हैं कि 45 विधानसभा के मालिक आदमी 79 भाजपा के पास, 80 राष्ट्रीय जनता दल के पास होने के बावजूद भी सरकार नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन एक नीतीश जी हैं कि 45 सीट रहने के मालिक रहने के बावजूद भी सरकार को बहुत ही बेहतरीन ढंग से चलाने का काम कर रहा है, जो जनहित में किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। इनके रीजन में ब्यूरोक्रेसी का जो बढ़ावा मिला है, जिसमें जिला के मालिक हों, पदाधिकारी हों, इन लोगों को बेशुमार भ्रष्टाचारी के रूप में आ गया है और यही लोग सरकार चला रहा है, जिस पर मजबूर होकर कहीं कहीं आदरणीय नीतीश जी सरकार के वरीय पदाधिकारी के पास हाथ जोड़ते भी देखा गया है कई मंचों में। तो आप ये उनकी मजबूरी कह लीजिए या प्रशासन का दबाव कह लीजिए या प्रशासन के नाम पर कभी कभी वो केजरीवाल के पीरियड में मजबूर होकर करके राष्ट्रीय जनता दल पर काफ़ी मजबूरी बढ़ा करके उस पर काफ़ी परेशानियों का सामना करने के बावजूद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी को सरकार में बैठाने का काम किया था। तो शायद यही मजबूरी आदरणीय नीतीश जी को है कि IAS IPS से भिड़ने का मतलब है कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे और ये लोग हमारे साथ रहेंगे तो आने वाले दिनों में फिर सरकार बनाने में मदद आएगा। शायद यही विडंबना है उनके आगे, हम यही कहना चाहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि 2025 बहुत नज़दीक, 2025 तो में हम लोग एंड कर चुके हैं और 25 में इलेक्शन भी होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि जैसा देखा जाता है पूरे बिहार में जाति के नाम पर राजनीति होती है और एक किशनगंज जी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर धर्म की राजनीति होती है, धर्म को लेकर के लोगों को टारगेट किया जाता है, लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है कि अगर इसको वोट देंगे तो आपके धर्म खतरे में आ जाएंगे, इसलिए हमें वोट दीजिए, और मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव को लेकर के, आने वाले चुनाव में धर्म की राजनीति विकास की राजनीति पर हावी रहेगी? देखिए, किशनगंज जिला एक ऐसा जिला है कि धर्म की राजनीति के बारे में जो आप बताए, मुझे नहीं लगता है कि धर्म की राजनीति सिर्फ 2014 के पहले इतना धर्म की राजनीति और जात पात को लेकर के नहीं था। बिल्कुल नहीं था। 2014 के बाद ये धर्म की राजनीति को जिस तरह से उबाला गया है, जिससे लोग काफ़ी त्रस्त हैं और परेशान हैं। हम लोगों के बीच जो शांति, सौहार्द, भाईचारगी बना हुआ था, ये वाकई पूरे हिंदुस्तान में इसमें कमी आया है। नफ़रत का माहौल गर्म है और इस तरह से रहेगा तो देश तार तार हो जाएगा। और रहा सवाल किशनगंज की बात, तो मुझे नहीं लगता है कि किशनगंज में धर्म की राजनीति या कोई भी चीज़ या कोई भी नफ़रत फैला करके यहाँ किसी तरह का उग्र कर यहाँ फैला सकता है कि यहाँ के लोग, यहाँ के हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सिख भाई आपस में मिलकर के हम लोग बड़ा ही बेहतरीन ढंग से ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और यहाँ पर भी नफ़रत का बाज़ार फैलाने का काफ़ी प्रयास किया गया है, जिसको किशनगंज के जिला वासियों ने असफल किया है और आइंदा भी असफल करेंगे। एक बीजेपी के एक विधायक हैं जो कि भागलपुर के बिहपुर से विधायक हैं। हालांकि अक्सर आप देखे होंगे कि तो बीजेपी के विधायक हो या फिर MP हो, मंत्री हो, सभी अक्सर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं और ख़ास करके उनकी नज़र सीमांचल पर होती है, किशनगंज पर होती है, क्योंकि मुसलमानों की तादाद यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन एक बीजेपी के विधायक हैं बिहपुर से, भागलपुर के बिहपुर से, शैलेंद्र कुमार, उन्होंने बयान दिया है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। मुसलमान, ये जो RJD है मियाँ की पार्टी है, ये सिर्फ हिंदू RJD को वोट ना दे और मुसलमान जो यहाँ पर है ये बांग्लादेशी है, इन लोगों को यहाँ से भगाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे, मुसलमान बांग्लादेशी है? देखिए, वो भाजपा के विधायक की बात नहीं है। जिस विधायक के बारे में आप भागलपुर के बारे में बताए, इन लोगों को जो पार्टी संघी हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं, इन लोगों को परोस कर करके सेंटेंस दिया जाता है कि आप इस सेंटेंस को बोलिए,
आप इस सेंटेंस को बोलिए, चाहे वो गिरिराज सिंह हो चाहे वो हो। जैसे गिरिराज सिंह आकर ये प्रदीप कुमार सिंह हमारे सांसद जो हम लोगों के बीच में रह करके कितना तीखा बयान दिया, और जिसके लिए पूरे सीमांचल में किस तरह का बातें उत्पन्न हुई। ये ऐसे ही है, ये लोगों को कोटेशन दिया जाता है कि तुम्हारे लिए ये सेंटेंस है, तुम्हारे लिए ये सेंटेंस है। गलत सेंटेंसों का प्रयोग कर कर मुसलमानों का सेंटीमेंट को उत्तेजित करो, और सेंटीमेंट उत्तेजित कर करके कोई नफ़रत का भाव पैदा कर करके हिंदू मुसलमान के बीच जो आपसी सांप्रदायिक सौहार्द है, जो बेहतरीन वातावरण है, इसको ख़त्म करने का प्रयास करने का एक साजिश है। क्या लगता है कि ये कोई रणनीति के तहत किया जा रहा होगा? बिल्कुल, जितना भी काम भाजपा के द्वारा हो जाता है वो रणनीति के द्वारा ही किया जाता है। इन लोगों का सारा टारगेट, जैसे एक इलेक्शन हुआ, दूसरे इलेक्शन किस टारगेट पर लड़ा जाएगा, वो सारा चीज़ एक रणनीति के तहत बनता है और उसी तरह से वो लोग करने का काम करता है। अच्छा, ये अभी जो अभी नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि नारा दिया जा रहा है कि 2025 फिर से नीतीश प्लस 225, 2025 से 30 ये नारा दिया जा रहा है। तो आपका आरजेडी की तरफ से क्या नारा है? हम लोगों को नारा कुछ नहीं है कि 2025 में आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव को 2025 में किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इंशाअल्लाह पूरा बिहार उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है। चाहे वो माएँ हों, बहनें हों, भाई हो, किसान हो, मजदूर हो, ठेला वाला हो, रिक्शा चालक हो, सभी वर्ग के लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, और ईश्वर ने चाहा तो 2025 में मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? क्योंकि देखा जाता है तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने हर क्षेत्र में काम किया है, जेडीयू कहती है हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया, सड़क, रोडगार, हर क्षेत्र को, पूरे बिहार को चमका दिया है हमने। तो आपका फिर क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, हम लोगों का राजनीतिक एजेंडा में आदरणीय तेजस्वी यादव विगत 1 हफ्ता 10 दिन पहले हमारे किशनगंज आए थे, जो हम लोगों के एजेंडा में 2025 के चुनावी एजेंडा में माँ बहन योजना में 2500 रुपया हमारे माँ बहन को, जितने भी बिहार की औरतें हैं सभी को 2500 रुपया प्रति माह सभी के खाते में आएंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। अभी जो 400 रुपया, जबकि काफ़ी भीख के बराबर सरकार के द्वारा दी जाती है, जबकि और स्टेट में 1500 2000 है वृद्धा पेंशन योजना, उसको हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया किया गया है। जो हमारे विधुर विधवा लोग हैं, जो विधुर अवस्था में काफ़ी परेशान रहते हैं, किसी का औलाद नहीं है, किसी के बच्चे नहीं हैं, उसको बीड़ी सिगरेट पानी के लिए 1500 रुपया संतोषजनक है। ये 400 रुपया जैसे सरकार भीख दे रही हो, जो 10 टका 12 टका दिन नहीं आता है, एक मुट्ठा बीड़ी का दाम 20 रुपया है, तो उसी पर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव ने गंभीरता से निर्णय लेकर करके इसको 2500 रुपया करने का काम किया है। जो हमारी सरकार आएगी तो इसको बढ़ा कर कितना रुपया किया जाएगा। और भी कोई तेजस्वी यादव ने और भी बहुत सारे वादे किए हैं, चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली हो या फिर 500 रुपये में गैस हो। तो क्या लगता है कि अगर सरकार बन जाती है तो इन पर लागू होंगे, या फिर ये भी एक चुनावी जुमला है? देखिए, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो पहला कैबिनेट में 10 लाख नौकरी हम जहाँ से सकेंगे करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए, और आपको पता भी है कि 17 महीना की सरकार में एक नया युवक हर तरह से लवरेज होकर करके 17 महीना की सरकार में, जबकि मुख्यमंत्री के काफ़ी दबाव में रहकर 5 लाख शिक्षकों को नौकरी देने का काम किया। इससे बड़ा और उदाहरण हम आपको क्या पेश कर सकते हैं? तो इसका मतलब कि अगर सरकार बन जाती है तो इन जितने भी वादे गिनाए गए हैं, बताए गए हैं, इस पर काम होगा। आपका कहने का मतलब? ये तो सिर्फ टेलर है, ये टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। सरकार में अगर बनी तो इस तरह का मुद्दा हजारों में होगा, लोग के समझ से परे होगा कि आदरणीय तेजस्वी यादव कुर्सी के बैठने के बाद, मुख्यमंत्री की कुर्सी के बैठने के बाद गरीबों का क्या उत्थान होने वाला है, जो भविष्य के गर्भ में है। जैसे
2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्शन कैंपेन के दौरान जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात कही थी, तो फिर नीतीश कुमार ने कहा कि तो पैसे कहाँ से लाएंगे। लेकिन अभी जो वादा किया जा रहा है, तो फिर हम आपसे पूछ रहे हैं कि पैसे कहाँ से आएगा। देखिए, जहाँ तक सवाल है, इसी तरह का सवाल हम लोगों के पूर्वजों ने अकबर और बीरबल के बारे में कहा था कि बीरबल तो ऐसा करता है तो डी गिनता है, डी गिनने पर भी उसको पैसा मिल जाता था। जिसके अंदर क्षमता होता है ना, जैसे आप हैं, आपसे बड़े बड़े लोग भी पत्रकारिता और ये यूट्यूब वगैरह कर रहे हैं। हम मिसाल नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको हम कहेंगे, आप इसी उम्र में जितना आपको नहीं करना चाहिए था, केडीबी लाइव को जिस तरह से आपने बढ़ाने का काम किया है, क्या इसमें क्षमता की बात है? क्षमता होना चाहिए। हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव के पास वो क्षमता है। पैसा कहाँ से आएंगे, पैसा कहाँ से दिया जाएगा? क्या वो मास्टर जो 5 लाख लोगों की नौकरी हुई, क्या वो लोग भूखे मर रहे हैं? क्या उन लोगों को भुगतान नहीं हो रहा है? इसलिए इन लोगों का एक मुहावरा है भाजपा के, पैसा कहाँ से आएंगे, उनके बाप के यहाँ से आएंगे। बिहार में बेशुमार पैसा है, बशर्ते इस्तेमाल और यूटिलाइजेशन उनका बेहतरीन होना चाहिए। तो जो भी मौजूदा सरकार है वो इस तरह से बढ़िया से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, अगर कहना चाहे तो। ये इस्तेमाल कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? ये ठेकेदारों को पुल देकर करके सारा पुल ढह रहा है। समय से अभी पुल बनाया नहीं है, उससे पहले भस रहा है। और सारा पुल बनाने वाला इन लोगों के ख़ानदान, इनको बिरादरी वाले में से होते हैं, जिस पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। कोई मिनिस्टर का भाई, कोई उसका दामाद, कोई उनका फूफा, कोई उनका खालू, यही सब लोग सरकार बना रहा है। ये लोग सिर्फ अपने आप, पूरे बिहार में जितने ठेकेदार का बड़े बड़े लाइसेंसी लोग हैं, इन्हीं लोगों के ख़ानदान में से ये सारा काम कर रहा है। अगर ये सब काम इन लोगों को नहीं दे करके जिस तरह से पुल का गिरना हुआ, ऐसे पुल वालों को अगर ब्लैक लिस्टेड कर करके जेल में भेज दिया जाता और उन लोगों से सारा पैसा उससे से पुलों का लिया जाता, तो क्या आने वाले दिनों में इस तरह की नौबत आती कि पुल डालने के बाद ये पुल ख़त्म हो गया, लोगों का समस्या जुड़ा हुआ जस का तस पड़ा हुआ है और कहता है बेशुमार विकास कर लिए। तो ये सब मुहावरा है और यही पर बातों के राजनीतिक चक्र में फंसा करके पूरे बिहार को हम लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है। और आने वाला 25 में ये सब नहीं चलेगी। एक सवाल है, सवाल तो मौजूदा विधायक के से है, यहाँ से ठाकुरगंज से, लेकिन आप भी आरजेडी से जुड़े हुए, तो सवाल आप पर भी बनता है कि लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं विपक्ष आपके विधायक पर कि जो मौजूदा विधायक है वो काम उस लेवल पर नहीं किया गया है जिस लेवल पर करना चाहिए। रोड घाट पुल पुलिया वैसे के वैसे है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं वैसे की वैसी है, न शिक्षा पर काम हुआ है, न स्वास्थ्य पर काम हुआ है। आप किस नज़र से देखते हैं, क्या सही में नहीं हुआ है काम? देखिए, जहाँ तक काम होने का है, जितना उनका ताकत है, जितना उनका एनर्जी है, जितना वो सक्षम है, उस हिसाब से किया है। आप लोगों को कभी कभी प्राइम मिनिस्टर से भी काम से खफा रहता है। तो एक ही मात्र विधायक है और एक विधायक को जिस तरह से काम करना चाहिए था उनके हिसाब से वो किया है। अब लोगों को एक बेहतर मिनिस्टर, एक सेंट्रल मिनिस्टर की तरह काम करना चाहिए। जितना उसको आया है, जितना उससे हो सका है किया है और जितना होना था कर रहा है। एक सवाल ये भी है कि क्या मौजूदा विधायक को, जो कि ठाकुरगंज विधायक है सऊद आलम साहब, सऊद असरार साहब, उनको तेजस्वी यादव टिकट देगी, आरजेडी टिकट देगी? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ऐलान किया था कि टिकट उन्हीं को मिलेगी जो जिताऊ कैंडिडेट हो, चाहे वो मौजूदा विधायक हो या ना हो। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये राष्ट्रीय पार्टी बड़ी पार्टी की बात है, ये बड़े नेताओं की बात है। अब जहाँ तक टिकट का मसला है, तो टिकट के लिए हम लोग 30 साल 32 साल से इंतज़ार खुद कर रहे हैं। तो किसी के टिकट के बारे में हम कयास नहीं लगा सकते कि सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले आपका लालू प्रसाद यादव से मिलना हुआ जा करके। हाँ, तो सवाल उस पर घुमा फिरा करके है कि क्या उधर से कुछ? देखिए, मेरा काम प्रयास करने का है। मैं ठाकुरगंज विधानसभा की बातों को लिया करके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भी बताता हूँ। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी यादव, अब उनके साथ रहने वाले, कंधे पे कंधे पर चलने वाले संजय यादव जी, शक्ति यादव जी, कारी सुहेल साहब, सारे लोगों को ठाकुरगंज विधानसभा की जानकारी समय समय में देते आ रहा हूं। और प्रयास है, कौन आदमी नहीं चाहेगा कि इलेक्शन लड़े। अगर हम लोगों को भी समय मिलता है और बड़े नेता के द्वारा आशीर्वाद मिलता है तो मौका मिलता है तो आने वाले दिन हम लोग भी विधानसभा इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम लोग कि हम भी क्यों नहीं, हम लोग में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लड़ सकते हैं।
या हमारे कार्यकर्ता नहीं लड़ सकते हैं? सक्षम है तो बिल्कुल लड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखा जाता है ठाकुरगंज में एक बहुत बड़ी समस्या वो है भ्रष्टाचार की, रिश्वतखोरी की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है, चाहे पदाधिकारी के द्वारा हो या फिर मौजूदा विधायक के द्वारा हो। इस पर भी कोई पहल नहीं हो सकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मान के चलिए आपको अगर टिकट देती है, हाँ आप फंस रहे इसमें, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपको टिकट देती है तो क्या इस पर कार्रवाई हो पाएगी? देखिए 20 साल तक भ्रष्टाचार का जड़ आने वाले 20 साल में लगभग पूरा नहीं हुआ। जहाँ अक्टूबर नवंबर में 20 साल आदरणीय नीतीश कुमार जी का 20 साल मुख्यमंत्री पूरा हो जाएगा। इस 20 साल में पूरे बिहार में जो बड़ा लॉबी है, जो IAS IPS का लॉबी है, ये लॉबी इतना मजबूत हो चुका है कि इसमें कहीं कहीं तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी उन लोगों को हाथ उठा करके माफ़ी करना पड़ता है कि आखिर इस काम के लिए हम आपको पैर पकड़ूं। एक मंच में शायद आप भी देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ तक भ्रष्टाचार का बात है तो इसका जड़ इतना नीचे मजबूत फैला गया है। भ्रष्टाचार को हम देखें, अन्ना हजारे भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए निकला था। अगर देखा जाए तो कहाँ तक है भ्रष्टाचार? इसका लिमिटेशन कुछ नहीं है, आप भी पता नहीं पाते हैं। अन्ना हजारे भी निकला था भ्रष्टाचार फैलने के लिए, लेकिन शायद वो भ्रष्टाचार के रूप में इसका भाजपा का एक एजेंट था अन्ना हजारे। वो एजेंट दिल्ली से सरकार हटवा करके कहाँ पर गायब कर दिया भाजपा वालों ने उसको। तो अन्ना हजारे का पत्ता नज़र आ रहा है केजरीवाल जी, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर उनको भी उपयोग किया भाजपा वालों ने। अच्छा। लेकिन भ्रष्टाचार तो मिटा नहीं। भ्रष्टाचार का जड़ ज़मीन से लेकर आसमान तक इतना पहुंच गया है, इसके लिए अगर कोई खोखला दावा करे तो मैं इनको नहीं मान सकता हूं कि भ्रष्टाचार को कोई ख़त्म कर सकता है। कोई ख़त्म नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये भी है कि ऊपर मंत्री या फिर मुख्यमंत्री तक भी जाता हो। देखिए A to Z इसमें सिर्फ मंत्री और पब्लिक MLA ही दोषी नहीं है। भ्रष्टाचार का मतलब जो सिस्टम में है, देखिए प्रतिनिधि MLA MP तो एक प्रतिनिधि होता है, सारा कस्टोडियन चाहे जो जिस विभाग के पदाधिकारी हों, चाहे जिला स्तर के हों, चाहे बिहार स्तर के हों, A to Z मतलब बड़े बड़े पदाधिकारी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्तता में चपरासी से लेकर बड़े पदाधिकारी तक इस भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो जब तक सब लोग स्वयं नहीं चाहेंगे कि इस भ्रष्टाचार को कैसे मिटाना है, तो एक आध आदमी मिलकर के जो जुबानी जंग का बात कर सकता है, गुफ्तार काका जी सब लोग भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बोल सकता है, लेकिन कोई मिटाए दे ये हम कतई मान नहीं सकते। कतई मान सकते वो। और देखा जाए तो भ्रष्टाचार के बारे में वो भी बोलते हैं जो खुद भ्रष्टाचार करते हैं। सही बात है, भ्रष्टाचार की जड़ काफ़ी नीचे है और ऊपर से ऊपर तक है। इसको कोई संभव कुछ भी हो सकता है, मिट भी सकता है, लेकिन चाहता कोई नहीं है। एक सवाल और भी है, बस अब ये 2-3 सवाल है और लास्ट में जो कुछ ये अलग ही सवाल है। इस तरह के सवाल शायद पूरे किशनगंज में नहीं हुआ होगा, कोई नहीं किया होगा। हम आपसे शुरुआत करेंगे और भी लोगों से भी पूछेंगे हम। सवाल ये है कि हम आपको कुछ कंपैरिजन देने जा रहे हैं। जैसे कोचा दमन विधानसभा से जो भी मेन लीडर है, हम 3 लीडर का कंपैरिजन देने जा रहे हैं, चाहे अख्तरुल इमान हो, मास्टर मुजाहिद हो और इजहार अस्पी हो। ये एक ही विधानसभा से आते हैं और शायद इस बार चुनाव में तीनों टक्कर में भी देखेंगे। तो आपके नज़र में इन तीनों में से सबसे बेस्ट बढ़िया लीडर कौन है, अगर आप बताना चाहें? देखिए तीनों आदमी बेहतरीन लीडर हैं और इनके आका हमारे सीमांचल गांधी चाचा तस्लीमुद्दीन, इसलिए हम तीनों को आंकते इसलिए नहीं है कि कोई छोटा कोई बड़ा है, तीनों कोई किसी से कम नहीं है, इसलिए कि तीनों का उस्ताद एक ही है। हमारे पूर्व माने बेबाक लीडर सीमांचल गांधी और हमारे पितातुल चाचा तस्लीमुद्दीन साहब रहे हैं और तीनों उसी के शागिर्द हैं, उसी के प्रोडक्ट हैं, इसलिए किसी को कम नहीं आंका जा सकता है। इसलिए हम तीनों का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं और मानते हैं, चाहे कोई किस पार्टी में भी अभी रहा हो, तीनों कोई किसी से कम नहीं है। तीनों कोई किसी से कम नहीं है, बिल्कुल तीनों बराबर है। चलिए ये तो खैर जनता फैसला करेगी, अगर तीनों अगर एक साथ आ जाते हैं तो जनता फैसला करेगी कौन उसके लिए बेहतर है। हाँ, अभी तो हम लोग तो बस अनुमान ही लगा सकते हैं, अपने हिसाब से बता सकते हैं। उसी तरह बहादुरगंज में आते हैं। बहादुरगंज में हम 2 लीडर की कंपेरिजन करेंगे, 2 लीडर की। एक तो मौजूदा विधायक कंजार नईमी साहब और पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब।
दोनों में कौन बेटर है राजनीतिक तौर पर? आप तो हमको फंसाने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपनों के बीच लड़ाई लड़वाएंगे। जहाँ तक सवाल है कि बहादुरगंज विधानसभा के बारे में, हमारे छोटे भाई तौसीफ आलम भी बहुत परिपक्व नेता हैं। वो भी सीमांचल गांधी श्री तस्लीमुद्दीन के शागिर्द रहे हैं और बेहतर नेता हैं, युवा हैं। और जहाँ रहा सवाल अंजार बाबू का, जो हमारे अभी रिलेशन में सनवेटा भी हैं, और इनका भी जो मेहनत है ये कम कहा नहीं जा सकता। अपने अपने रीजन में जिन लोगों को मौका मिला काम करने का, बेहिसाब लोगों ने काम किया है और मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूं। और दोनों कोई किसी से कम नहीं है। अंजार बाबू भी बहुत मेहनत करते हैं और लोगों से मिलते जुलते भी हैं और मिलनसार भी हैं। और ऐसा नहीं है कि तौसीफ भाई ख़राब हैं, दोनों कोई भाई हैं और कोई सनबेटा हैं, इसलिए मैं दोनों को बधाई देता हूं। बहुत ही मिला जुला करके आप बयान दे रहे हैं, बहुत ये परिपक्व वाली राजनीति कहा जाए तो, क्योंकि ऐसे हिसाब से बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि कोई भी दुखी ना हो, सब खुश रहे। नहीं है, इन लोगों में क्षमता वो है, इसलिए हम कह रहे हैं। जो जिस लायक, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है वो अच्छा है, बिरादरी में हम ये कह देंगे वो कह देंगे, ऐसा नहीं है। अभी मुश्किल होगा। ठाकुरगंज के बारे में पूछेंगे, उससे पहले एक और विधानसभा किशनगंज के बारे में पूछना चाहेंगे। किशनगंज में पूर्व विधायक कमरुल हुदा या फिर मौजूदा विधायक इजहारुल हुसैन, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कौन बेहतर है राजनीतिक तौर पर? देखिए, किसी को कंपैरिजन में नहीं ला सकते। जहाँ तक सवाल है कमरुल हुदा भाई साहब का, तो इन्होंने हमारे पार्टी से ही भी ये नहीं है, ये हमारी पार्टी से तो आरजेडी अभी जिला के अध्यक्ष हैं ही और पूर्व विधायक भी रहे हैं। 2001 में हम लोग एक साथ मुखिया बने थे, 2006 में शायद एक साथ प्रमुख बने हैं। अच्छा। तो जहाँ तक कमरुल हुदा साहब की बात है, वो ज़मीनी नेता हैं। वो पंचायत से उठ करके जिला चेयरमैन बने हैं, फिर एमएलए बने, परिपक्व हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो जो भी काम किए हैं अपने बलबूते किए हैं। और इधर हमारे जो विधायक जी हैं तो इनको आशीर्वाद मिला है हमारे आदरणीय सांसद डॉक्टर जावेद साहब का और बहुत सारे इलाके के लोगों का मिला है। और तकदीर में था उनका एमएलए बनना, इन लोगों का वोट का डिवाइडेशन होना, उनका जीतना। कैसा उनका कार्यकाल कैसा देखते हैं आप? 2-4 अब देखिए, हम तो अपने ही विधानसभा के कार्यकाल से परेशान हैं, तो पुठिया के कब विधानसभा के कार्यकाल को क्या देखूं भाई। चलिए, अब सबसे मुश्किल आपके लिए होगा अपना ठाकुरगंज। अब ठाकुरगंज के कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं। ठाकुरगंज में सबसे मुश्किल होगा आपको जवाब देना, क्योंकि 3 जो आप जवाब दिए हैं बहुत ही बिल्कुल सोच समझ करके जवाब दिए हैं। ठाकुरगंज में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मौजूदा विधायक सऊद असरार साहब और बाकी एक मुश्ताक आलम साहब जो कि आप हैं, और तीसरा है पूर्व विधायक जो कि मंत्री नौशाद आलम साहब। तीनों में क्या कौन बेहतर है? तीनों में वो लोग बेहतर इसलिए हैं कि नौशाद भाई आज से 10 साल पहले एमएलए बने, मंत्री बने। हमको लोगों को ख़राब कहने की आदत नहीं है और अच्छा ख़राब कह करके हम अपने नाम को अपने नाम में अच्छा कह लेना, ये मुँह मियाँ मिट्ठू वाला बात होगा। हमसे बेहतर सऊद साहब है, हमसे बेहतर नौशाद साहब हैं और दिगर लीडरान जो हैं। बेहतर तब लोग हम अपने आप को समझेंगे जब बेहतर का खिताब इलाके के ठाकुरगंज विधानसभा के लोग देंगे, तब बेहतर साबित होंगे। मुँह मियाँ मिट्ठू बनने से हम खुद अपने आप को बेहतर कहेंगे तो हम बेहतर नहीं हो जाएंगे। जब लोग बेहतर कहेंगे तो आशा करते हैं कि हम बेहतर हैं। देखिए, ये जो जब जवाब दिया है ये बहुत ही मतलब एक गहराई वाला जवाब दिया है, क्योंकि ये कहावत है कि बेहतर वही इंसान होता है जो दूसरे को बेहतर कहता है। तो आप समझ सकते हैं। चलिए, अब ये बातचीत यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 30 मिनट प्लस हो गया है। तो मुश्ताक आलम साहब, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद जो आप कीमती समय यहाँ पर दिए हम KDV लाइव को। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं, आप अपने इस बातों को आप क्या सोचते हैं, क्या आपका नज़रिया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे थे KDV लाइव। मेरे सहयोगी हैं नियाज़ अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।